Hello students, please subscribe the Right to Study channel, press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तरुण कुमार। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी क्लास 10th का। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिस्ट जान लेते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट लिस्ट क्या होता है कि देखिए, अदर पब्लिकेशन में हम लोग को 4 लेसन पढ़ना है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। और वही एनसीईआरटी में जो है, एनसीईआरटी में हमको जैव प्रकरण में ही हमको ये चारों लेसन क्या है पढ़ लेना है, ठीक है। और उसके बाद आती है एनसीईआरटी के अनुसार ये दूसरा लेसन होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठवां होगा। लेकिन अदर पब्लिकेशन के अनुसार पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा होगा, ये छठवां होगा, ये सातवां होगा, ये आठवां होगा, ये नौवां होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब अदर पब्लिकेशन के अनुसार ये 9 लेसन होंगे और एनसीईआरटी के अनुसार ये 6 लेसन होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में हम एनसीईआरटी के थ्रू ही चलेंगे। सबसे पहले जैव प्रकरण के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी इन चारों के बारे में, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कह रहे सामान्य मापदंड यानी दृश्य गति, यानी अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। तो सामान्य मापदंड हम तो कह सकते हैं ना कि कोई व्यक्ति जा रहा है तो हो सकता है क्या वो सजीव हो। जैसे कि मान लो कि बिल्ली का चलना, किसी व्यक्ति का दौड़ना, हो सकता है कि क्या वो जीवित हो सकता है कि क्या वो जीवित हो। क्यों जीवित हो? क्योंकि वो गति कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, यानी एक स्थान से वो क्या कर रहा है, दूसरे स्थान तक मूविंग कर रहा है। तो हो सकता है कि क्या वो जीवित है। लेकिन फिर भी हो सकता है वो जीवित है, लेकिन कैसे जीवित है? एक बस भी तो है, बस है, एक स्थान से, या कोई कार है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, क्या हम उसको सजीव वस्तु बोलेंगे? नहीं। तो फिर किताब पूछता है कि आपसे कि तो इसका मतलब आप इसको भी कर सकते हैं, कोई सोया हुआ व्यक्ति उसको क्या कर सकते हैं, निर्जीव कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि शरीर के अंगों का हिलना, गाय का जुगली करना, श्वसन के दौरान अंगों में गति करना, यानी कोई भी व्यक्ति सोया होता है तो उसका क्या होता है, शरीर के अंदर में क्या होता है, शरीर के अंदर में हिलता है। जैसे मान के हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारे जो चेस्ट होते हैं वो अप डाउन करते हैं ना, जैसे बेली होते हैं वो भी अप डाउन करते हैं, यानी हमारे अंग क्या होते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, सजीव होता है, ठीक है। और गाय का जुगली करना, ठीक है। तो अब बताइए, तो कह रहा है ठीक है, तो आपके अनुसार यानी किताब कर रहा है कि आपके अनुसार यानी जो चीज गति करता है और जो चीज क्या करता है, जिसके शरीर के अंग हिलते जुलते हैं, तो क्या उसे सजीव वस्तु कहेंगे? तो फिर पेड़ पौधे को क्या कहेंगे? ना कि पेड़ पौधे ना क्या करते हैं, ना गति करते हैं, ना हेलो हाई करते हैं। तो बताइए पेड़ को क्या कहेंगे? तो पेड़ को हम गति सजीव वस्तु इसलिए कहते हैं क्योंकि वो क्या होता है, फूल और फल दोनों देता रहता है, यानी फूल भी उसमें निकलता है, फल भी निकलता है, उसके कलर चेंज होते रहते हैं पत्तों का, वो वृद्धि करता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, सजीव वस्तु कहते हैं, ठीक है। ये तो हमारा ठीक है। अब का वैज्ञानिक मापदंड, तो अदृश्य गति, जैसे किसी कोशिका में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि अदृश्य, यानी हमारी आंखों से जो ना दिखाई दे, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि हमारा जो शरीर किससे बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है, पूरे परमाणु से बना। तो सर तो यहाँ तो कह रहा है कि अदृश्य गति जैसे किसी कोशिका में, तो हम लोग 9th क्लास में पढ़ लिए कि क्या हमारा शरीर जो है किससे बना हुआ है, तो सेल से बना हुआ। तो फिर आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि हमको क्या है कि वो हमारा जो शरीर है वो परमाणु से बना है, लेकिन बायो में पढ़ाया जाता है कि हमारा शरीर जो है सेल से मिलकर बना है। तो इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी सेल है, सेल के अंदर एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए पाया जाता है। डीएनए के छोटे छोटे रेशे होते हैं, जब उसको तोड़ोगे तो उसमें क्या मिलेगा, उसमें बहुत से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत से गैस मिलेंगे, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। उन परमाणुओं के संयोजन से एक डीएनए का निर्माण होता है, और डीएनए के संयोजन से एक न्यूक्लियस का निर्माण होता है, न्यूक्लियस के संयोजन से एक सेल का निर्माण होता है, ठीक है, और एक सेल के संयोजन से एक ऑर्गन्स का निर्माण होता है।
एक सेल के संयोजन से टिश्यू का निर्माण होता है, टिश्यू के संयोजन से किस चीज का निर्माण होता है, ऑर्गन्स का निर्माण होता है, और ऑर्गन्स के संयोजन से एक शरीर का निर्माण होता है, और अनेकों शरीर के संयोजन से क्या होता है, एक पॉपुलेशन का निर्माण होता है। तो ये तो वहां पर हमको मालूम चल गया कि अदृश्य गति जैसे किसी कोशिका में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि ये सभी गति आणविक गति, ये सब गति क्या है, आणविक गति के उदाहरण है। ये सभी गति क्या है, आणविक गति। कहने का मतलब जैसे मानिए कि हम भोजन लेते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, पाचन होता है ना, पाचन होता है। तो पाचन होने के बाद से उसमें से ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। तो ऊर्जा मुक्त होता है तो सबसे पहले क्या करता है, सेल के पास जाता है। सेल क्या करता है, अपने न्यूक्लियस को देता है। न्यूक्लियस क्या करता है, वो डीएनए को देता है। डीएनए क्या करता है, वो परमाणुओं को देता है, तब वो विकसित करता है। तो सबसे पहले परमाणु विकसित होती है। परमाणु विकसित होने के बाद से डीएनए विकसित होता है। डीएनए विकसित होने के बाद से सेल विकसित, न्यूक्लियस विकसित होता है। न्यूक्लियस विकसित होने के बाद से सेल विकसित होता है। सेल विकसित होने के बाद से टिश्यू विकसित होता है। टिश्यू विकसित होने के बाद से ऑर्गन्स विकसित होते हैं, और ऑर्गन्स विकसित होने के बाद से एक शरीर विकसित होता है। एक शरीर विकसित होने के बाद से पॉपुलेशन विकसित होती है, ठीक है। तो ये आणविक गति के उदाहरण है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं जय प्रकरण, अनुरक्षण प्रकरण वे सभी क्रिया या प्रकरण जो जीवों में जीवन को बनाए रखने के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। अब अनुरक्षण यहाँ पे क्यों कहा है, यानी जय प्रकरण, अनुरक्षण प्रकरण क्यों कहा जाए। अनुरक्षण मतलब होता है कि मरम्मत, यानी किसी चीज का मरम्मत करना, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे शरीर में कोई भी परेशानी होती है, या क्या होता है, मान लीजिए किसी को पेट में दर्द होता है, तो क्या होता है, वो भी एक ऑर्गन है। पेट हमारा एक क्या है, ऑर्गन है। उसकी मरम्मत करने के लिए हम दवाई लेते हैं ना, लेकिन दवाई लेते हैं तो क्या होता है, वो परमाणु से मिलकर रिएक्शन करके किसी चीज का यानी अनुरक्षण करके उसका मरम्मत किया जाता है। यानी मान लीजिए कोई मकान है, मकान को क्या करते हैं, उसको जब टूटता है, कहीं टूटता है तो उसको मरम्मत करने के लिए क्या किया जाता है, फिर सीमेंट बालू से उसको लगाया जाता है, तब जाके वो मरम्मत होती है। वैसे ही हमारे शरीर में ये अनुरक्षण करता है। जय प्रकरण में क्या होता है, अनुरक्षण होता है, और हमारे शरीर को जहाँ भी टूटता फूटता हो या कोई भी चीज, कोई भी घटनाएं होती है, या हड्डी भी टूटा है, उसको विकसित करने में, उसका मरम्मत करने का कार्य करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जय प्रकरण, ये इसके बारे में हम इसमें क्या क्या पढ़ना है, हम इसके बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। तो सबसे पहले मानिए कि एक कोई व्यक्ति का नाम है सहपाया विसंजक, यानी कोई व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, सपाया विसंजक। हम भी नहीं देखे उनको। ये सपाया विसंजक क्यों, तो से होता है शोषण, यानी जय प्रकरण में हमको क्या पढ़ना है, शोषण के बारे में पढ़ना है। फिर क्या होता है, यश होता है देखिए। अब इस जय प्रकरण में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो सुपाया विसंजक, यानी ये किसी व्यक्ति का नाम है, हम भी नहीं देखे हैं, लेकिन छोड़िए, व्यक्ति को देखने या ना देखने से क्या फर्क पड़ता है, उनके नाम से देखिए। सुपाया विसंजक, स से क्या होता है श्वसन, उ से क्या होता है उत्सर्जन, पा से क्या होता है पाचन, ठीक है। उसके बाद विसंजक, वृ से क्या होता है वृद्धि, सं से क्या होता है संदेन, ज से क्या होता है जनन, और ग से क्या होता है गति। यानी ये चीज हम लोग क्या पढ़ना है, ये सारे जय प्रकरण में पढ़ना है। यानी इस 10th क्लास के बायोलॉजी में हम क्या वृद्धि भी पढ़ना है, इसी में पाचन भी पढ़ना है, उत्सर्जन भी पढ़ना है, और संवेदनशील हम लोग को आगे चैप्टर में मिलेगा, और जनन भी हम लोग को आगे चैप्टर में मिलेगा, और गति भी। गति तो हम लोग देख ही रहे हैं क्या मूविंग कर रहा है, ठीक है। तो देखो, पोषण, तो किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले ये चैप्टर का सबसे पहला एक क्वेश्चन है
किसी जीव द्वारा किन पची सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो भोजन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो भोजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए, यानी भोजन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें ऊर्जा प्राप्ति हो। ठीक है। दूसरा कारण है ऑक्सीजन, O2 का, यानी हमको क्या जीवित रहने के लिए सांस की जरूरत है, तो हम क्या करें, श्वसन करेंगे तभी ना हम जीवित रहेंगे। तो फिर कह रहा है कि आप जीवित रहने के लिए सांस की आवश्यकता है, तो फिर यहाँ पे मेंशन किया गया वायवीय श्वसन में। तो O2 का उपयोग वायवीय श्वसन कैसे होता है? तो वायवीय श्वसन देखिए, श्वसन दो प्रकार होते हैं, अवायवीय होता है और वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन में क्या होता है कि कोई भी ये भोजन जो होता है, भोजन से प्रतिक्रिया कर, यानी जब हम भोजन करते हैं तो पाचन जब क्रिया होती है तो वायवीय श्वसन क्या होता है, उसको भोजन को टुकड़े टुकड़े में करता है, उसके बाद क्या करता है, ऊर्जा हमको प्राप्त कराता है। ठीक है। अवायवीय श्वसन होता है जिसमें क्या होता है, पाचन क्रिया में श्वसन से कोई अभिक्रिया नहीं होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। और ऐसे भी पौधे होते हैं जो क्या होता है, ऐसे भी जीव होते हैं या पौधे होते हैं जो अवायवीय श्वसन करते हैं। ठीक है। और तीसरा कह रहा है कि H2O पाचन एवं अन्य क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी जल जो होता है पाचन एवं अन्य क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही होता है। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब इस टॉपिक में चल रहा है पोषण। ठीक है। तो ये क्या है, पोषण किसे कहते हैं? तो स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक भोजन प्रदान ग्रहण करने की प्रक्रिया है, ये पोषण कहलाता है। ठीक है। तो मान लीजिए स्वास्थ्य एवं विकास। ठीक है। तो पोषण स्वास्थ्य एवं विकास के लिए आवश्यक भोजन प्रदान या कहे ग्रहण करने की प्रक्रिया, यानी कहे मतलब मान लीजिए हम भोजन कर रहे हैं और उसका उपयोग हो रहा है ना, तो किस चीज में उपयोग हो रहा है? तो विकसित होना, यानी स्वास्थ्य में हमारा उपयोग हो रहा है। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी कंकाल को हम भोजन दें या खिलाया जाए तो वो तो खा तो लेगा, लेकिन क्या उसमें पाचन क्रिया होगी? नहीं होगी तो उसको हम पोषण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो चीज हम लेते हैं, अपने लिए जो चीज लेते हैं उसका उपयोग किया जाता है, उसी को मान लीजिए कोई चीज हम ले और उसका उपयोग ना करें तो फायदा है? कोई फायदा नहीं उससे। तो इसीलिए हम उसको पोषण अगर कंकाल को दे रहे हैं तो उससे हम क्या कहेंगे, पोषण नहीं देंगे। लेकिन वही चीज हम लोग ले रहे हैं, क्या होता है, स्वास्थ्य एवं विकास हमारा होगा। पोषण से क्या होगा, स्वास्थ्य और विकास होगा, के लिए आवश्यक है भोजन प्रदान ग्रहण करने की प्रक्रिया। ठीक है। अब पोषण तत्व है, अब पोषण तत्व के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो भोजन का एक घटक पोषण का एक स्रोत है। भोजन का एक घटक जो है क्या है, एक पोषण का स्रोत है। यानी माने कि हमारे शरीर में विकास या स्वास्थ्य रहने के लिए किस चीज का, ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा की आवश्यकता नहीं, पोषण की आवश्यकता है। तो माने कि जब तक हम भोजन नहीं करेंगे तब तक वो पोषण बनेगा, यानी ऊर्जा बनेगी हमारे शरीर में? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि जब तक हम भोजन लेंगे ही नहीं तो हमारे शरीर में एनर्जी बनेगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, ना स्वास्थ्य होंगे ना विकास करेंगे। ठीक है। तो भोजन का एक घटक पोषण का एक स्रोत है। भोजन का एक घटक क्या है, यानी भोजन जो है हमारे लिए एक स्रोत है। उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे कहा है पोषण तत्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो ऊर्जा का खाद्य पदार्थ, शरीर का निर्माण खाद्य पदार्थ, सुरक्षात्मक एवं नियामक। सुरक्षात्मक एवं नियामक कहने का मतलब है ऊर्जा का खाद्य पदार्थ, यानी कोई भी ऊर्जा किससे प्राप्त होता है हमको? कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि से। यानी ये सब लेते हैं तब जाकर हमको क्या होता है, क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। तो शरीर का निर्माण, अब ऊर्जा से हमको शरीर का निर्माण करना है। अगर मान लीजिए हमारे शरीर का निर्माण विकास कैसे होता है, वृद्धि कैसे होती है, ये किससे होता है? तो ऊर्जा से निकलता है प्रोटीन, खनिज या आदि। ये इससे हमारे शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है। कहीं टूट गया फूट गया तो क्या होता है, इससे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है। अब आता सुरक्षात्मक एवं नियामक, यानी हमको कोई भी चीज अगर कहीं टूट गई या फूट गई या कट गई तो उसका सुरक्षा कौन करता है? यानी हमारे हड्डियों को आपस में जब जोड़ा जाता है तो उसको सुरक्षा बांधे कौन रखता है? आपस में कौन बांधे रहता है? माने कि ये 2 मार्कर है, मान लो कि 2 हड्डी है, इसको आपस में जब जोड़ा जाएगा तो इसको बांधे कौन रखेगा? तो उसका वो कार्य करता है विटामिन।
यानी विटामिन या आदि, ठीक है। तो ये संरचना के नियामक विटामिन आदि है, ठीक है। उसके बाद कहा है पोषण के प्रकार। स्वपोषी पोषण, यानी पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और विषम पोषी। तो नाम ही से आप लोगों को कंफर्म है कि स्वपोषी जो स्वयं पर निर्भर हो, यानी स्वयं भोजन बनाता हो और स्वयं ही खाता हो। अब विषम पोषी यानी दूसरे पर निर्भर हो और क्या तो दूसरे से लेकर वो अपना क्या करता हो, पोषण पूरा करता हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ का डिफिनेशन देखिए, स्वपोषी का हरे पौधे कुछ प्रोटिस्टा और बहुत से बैक्टीरिया बाहर से प्राप्त ऊर्जा की सहायता से अकार्बनिक अच्छी सामग्री से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, स्वपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब देखिए, अकार्बनिक सबसे पहले किसे कहते हैं, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अकार्बनिक और कार्बनिक उसे कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, निश्चित रूप से और कोई तत्व हो चाहे ना हो, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक कहते हैं। और अकार्बनिक किसे कहते हैं, और कोई तत्व हो चाहे ना हो, लेकिन ये दो तत्व कार्बन और क्या होता है, हाइड्रोजन में से किसी एक का होना, यानी कार्बन है तो हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन है तो कार्बन नहीं, इसे हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले तो देखिए स्वपोषी पोषण, हरे पौधों कुछ प्रोटिस्टा और बहुत से बैक्टीरिया बाहर से प्राप्त ऊर्जा की सहायता से अकार्बनिक कच्ची सामग्री से अपना भोजन प्राप्त करते, उसे स्वपोषी पोषण